नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं आलोक अड्डा। और आलोक अड्डा में आज हम बात करेंगे बच्चों की, उन बच्चों की जिन्हें इम्तहान देना है, उन बच्चों की जो ज़िंदगी के महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़े हैं। वो बच्चे जो इस वक्त इस दुविधा में हैं कि अपनी जान बचाएं या अपना एक साल बचाएं। भारत की सरकार कह रही है कि साल बचा लो। मुझे लगता है सरकार को उनकी जान की परवाह करनी चाहिए और इसीलिए मैं भारत सरकार से पूछ रहा हूं, मोदी जी की सरकार से पूछ रहा हूं कि बच्चों की जान क्यों लेना चाहते हो सरकार? क्यों ये सवाल मैं उठा रहा हूं, इस पे मैं आगे बात करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक आग्रह करूंगा, अगर अभी तक आपने मेरा YouTube चैनल वन आलोक जोशी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबा दें। इस वीडियो के लिंक अपने मित्रों परिचितों के साथ जरूर शेयर करें, इसे लाइक भी करें और साथ में घंटी बजाएंगे यानी नोटिफिकेशन आइकॉन ऑन करेंगे तो और अच्छा रहेगा, ताकि आपको खबर मिल जाए कब मैंने नया वीडियो बनाया या कब मैं लाइव आया। और अब बात करते हैं जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन यानी आईआईटी में भर्ती के लिए होने वाले जेईई और मेडिकल के लिए होने वाले एनईईटी यानी नीट की। ये दोनों इम्तहान नेशनल टेस्टिंग एजेंसी करवाती है, जो एचआरडी मिनिस्ट्री, जिसको अब शिक्षा मंत्रालय कहा जाने लगा है, उसके तहत आती है। देश भर में 20 लाख से ऊपर बच्चे, 10 लाख के आसपास बच्चे आईआईटी के जेईई में बैठते हैं और 15-16 लाख बच्चे बैठते हैं नीट में। इन सब के लिए एडमिट कार्ड डाल दिए गए हैं ऑनलाइन और ये इम्तहान 1 से 6 सितंबर तक जेईई का होना है। उसके लिए कहा गया है कि आप अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए और सेंटर पर पहुंच जाइए। तमाम छात्रों के मन में आशंकाएं हैं। इस कोरोना काल में घर से निकलना जहां मना है और ये उसी उम्र के लोग हैं जिनको घर से बाहर निकलने को मना किया गया है, हिदायत दी गई है। सवाल यह है कि सरकार को ऐसी क्या आफत आ रही है? सरकार क्यों नहीं टालना चाहती है इस परीक्षा को? एक बार टाली गई है परीक्षा, जनवरी में इसका पहला राउंड हो चुका है। जेईई का मेंस इम्तहान का पहला राउंड हो चुका है, जिसमें लगभग 7.5 लाख बच्चों ने इम्तहान दिया था। अब मेंस का दूसरा राउंड होना है और उसके बाद उसका एडवांस स्टेज का इम्तहान होना है। मेरे पास, इससे पहले कि मैं कुछ और कहूं, जेईई में बैठने वाले एक बच्चे ने मुझे कुछ भेजा है। उसने इंग्लिश में भेजा था, मुझे उसका हिंदी में तर्जुमा किया मैंने, और अब मैं आपको उसकी बात पहले सुनाता हूं। शब्द उसके हैं, भाव उसके हैं, सिर्फ आवाज़ मेरी है। उनका कहना है कि आपको जेईई के और नीट के दोनों के इम्तहान टाल देने चाहिए। क्यों टाल देने चाहिए? इसके लिए वो 5 कारण गिना रहे हैं। पहला कारण, एनटीए का दावा है कि 99% छात्रों को, 99% स्टूडेंट्स को वो एग्ज़ाम सेंटर मिल गया है जो उनकी पहली प्रायोरिटी था या जहां से वो एग्ज़ाम देना चाहते थे। लेकिन ये कहते हुए एनटीए ये नहीं बता रहा है कि ये सेंटर बहुत से मामलों में उस छात्र के घर से या जहां वो इस वक्त रह रहा है वहां से 300 से 400 किलोमीटर की दूरी पर हैं। कुछ मामलों में 500 किलोमीटर तक का सफ़र करना पड़ेगा उस इम्तहान में बैठने के लिए छात्रों को। और अगर आप किसी को फर्स्ट शिफ्ट में बुला रहे हैं, फर्स्ट शिफ्ट एलोकेट हो गई है टेस्ट के लिए, तो सेंटर पर रिपोर्ट करने का टाइम है सुबह 7:30 बजे। सुबह 7:30 बजे आप समय पर सेंटर पर पहुंच जाएं। इसके लिए आपको ऐसी जगह होना पड़ेगा जो उस सेंटर के बहुत नज़दीक हो। यानी या तो आप किसी होटल में रहने का इंतज़ाम करें, आपके उसके आसपास आपके कोई रिश्तेदार रहते हो, आप वहाँ जाके रुक जाएं, या आप अपने घर से सुबह 3 बजे निकलें, 1:30 बजे निकलें, या पिछली रात को ही चल दें, या पिछली शाम को ही घर से निकल चलें अपना सामान बोरी बिस्तर समेट कर, ताकि सुबह बच्चा समय पर पहुंच सके। ये दोनों रास्ते आसान नहीं हैं। इनमें से एक बहुत महंगा है और दूसरा बहुत मुश्किल है, ख़ास तौर पे इस वक्त जबकि कोरोना की वजह से लॉकडाउन लगे हुए हैं और न ट्रेन चल रही है न बस चल रही है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बंद है। दिल्ली शहर में, मुंबई में मेट्रो भी बंद है। यही इम्तहान अगर नवंबर में हो या कुछ समय बाद हो, ख़ासतौर पे देखते हुए कि अब कोरोना की रिकवरी की संख्या बढ़ रही है, प्रकोप घटता हुआ दिख रहा है, तब तक शायद लॉकडाउन खुल चुका होगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट उपलब्ध होगा जो सस्ता भी होगा और आसानी से इस्तेमाल भी किया जा सकेगा। दूसरी वजह, फिर वही वजह पहुंचने की। देश के अनेक हिस्सों में बाढ़ आई हुई है।
गुजरात में, बिहार में, यूपी में, राजस्थान में, और आपने अभी हाल में तस्वीरें देखी होंगी गुड़गांव के, वहाँ पानी भरा हुआ है, बाढ़ आ रही है, पानी भर जाता है। ऐसी स्थिति में, और हाल की एक खबर गुजरात से उसी बच्चे ने मुझे भेजी है कि गुजरात में सीईटी का इम्तहान हुआ, उसको देने जाने की कोशिश में एक बच्चे की और उसके पिता की जान चली गई। सोचकर डर लगता है कि सिर्फ सेंटर पहुंचने की कोशिश भी जानलेवा हो सकती है। इसके बावजूद सरकार कह रही है नहीं, जाइए इम्तहान दीजिए। तीसरा, अभी हाल में जितने इम्तहान हुए हैं, अभी हाल में कई इम्तहान हुए हैं, आप लोगों ने भी तस्वीरें देखी होंगी, लेकिन उस बच्चे ने हमको याद दिलाया है और क्रोनोलॉजी में ऑर्डर याद दिलाया। क्रोनोलॉजी सुनिए, उसने कहा पहले केरल का सीईटी, फिर कर्नाटक का सीईटी, कॉमेट के एग्ज़ाम और गुजरात सीईटी। एक के बाद एक अनेक उदाहरण हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। लोगों के बीच सेंटीमीटर्स में दूरी नापी जा सकती है, 6 फीट का डिस्टेंस तो भूल जाइए। तो फिर इस सरकार पर आज कैसे भरोसा करें कि वो जेईई और नीट में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवा लेगी? कोई लक्षण तो अभी तक दिख नहीं रहा है कि पालन करवाया जा सकता है। और ये भी ध्यान दीजिए कि इन इम्तहानों में, जो अभी तक के इम्तहान हुए, इनमें किसी में 2 लाख, किसी में 3 लाख, 2 से 3 लाख के बीच कैंडिडेट हुआ करते थे, जबकि जेईई में 10 लाख और नीट में 16 लाख कैंडिडेट होने हैं। सबसे बड़े इम्तहान है ये। चौथी, सुनने में मामूली लगेगी लेकिन गंभीर समस्या है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो एस्थमेटिक हैं, जिनको दमे की शिकायत है, सांस लेने में तकलीफ होती है। ये 7 घंटे तक मास्क लगाकर कैसे बैठेंगे, कैसे इम्तहान देंगे और कैसे उनको लेवल प्लेइंग फील्ड या बराबर का मौका इंश्योर किया जाएगा? ये बहुत कम परसेंटेज हो सकती है, उस बच्चे का कहना है कि संख्या बहुत कम हो सकती है, लेकिन ये उनके साथ अन्याय तो है, और अन्याय किसी एक के साथ भी क्यों होना चाहिए जब मौका सबको बराबर का दिया जाना है। 5वां और आखिरी पॉइंट, उनका कहना है कि सरकार ने बड़ी आसानी से हिदायत दे दी है, सलाह दे दी है कि अगर आपको लगता है कि इम्तहान देकर आने से आपके परिवार के दूसरे लोग खतरे में आ जाएंगे, तो आप इम्तहान देने के बाद 14 दिन के लिए क्वारंटीन हो जाइए। लेकिन जो दूर दराज की बात अभी मैंने बताई वो छोड़ दें। मुंबई जैसे शहर में, जहाँ हो सकता है कि एग्ज़ाम सेंटर घर के पास हो, 1 घंटे के गैप पे मिल जाए, वहाँ इतनी जगह किसके पास है कि वो इम्तहान देकर आएगा और 14 दिन के क्वारंटाइन में चला जाएगा? तो आखिर जाएं तो जाएं कहाँ? ये बात हो गई उस बच्चे की जिसने ये इम्तहान दिया। अब आप कल का उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक ऑब्जर्वेशन सुनिए। उन्होंने कोरोना के से निपटने में सरकार जिस तरह से काम कर रही है उस पर नाराज़गी जताई और साथ में कहा है, ऐसा लगता है कि कंप्लीट लॉकडाउन किए बिना और कोई चारा नहीं दिख रहा है इसको रोकने का। तो एक तरफ एक हाई कोर्ट कह रहा है कंप्लीट लॉकडाउन कर दीजिए, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि नहीं, इम्तहान हो जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपने सीबीएसई का इम्तहान पोस्टपोन कर दिया, कैंसिल कर दिया, स्टेट बोर्ड्स के इम्तहान कैंसिल कर दिए, आपने यूनिवर्सिटी के इम्तहान कैंसिल कर दिए। फिर आईआईटी जेईई में ऐसी क्या ख़ास बात है, क्यों इसका इम्तहान कैंसिल नहीं हो सकता है, क्यों नीट का इम्तहान कैंसिल नहीं हो सकता है? सवाल ये है, और ये सवाल सरकार से है, ये सवाल सुप्रीम कोर्ट से भी है। क्यों बच्चों की जान के साथ खेल रहे हैं आप लोग? क्यों इन बच्चों के ज़िंदगी की परवाह नहीं है आपको? क्या मिलने वाला है इस इम्तहान से जो उन बच्चों की जान से ज़्यादा कीमती है? कहा जा रहा है कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, जो बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज खोल के लोग बैठे हुए हैं, उनके लिए ज़रूरी है ये इम्तहान हो, वरना उनका धंधा कैसे चलेगा? सुब्रमण्यम स्वामी भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, वो खुद आवाज़ उठा चुके हैं इसके खिलाफ। ग्रेटा थनबर्ग का नाम आपने सुना होगा, उनकी आवाज़ आई है, हालांकि उसको आप मान लीजिए कि बहुत महत्व नहीं देते हैं। तमाम राज्य सरकारें मांग कर रही हैं कि ये इम्तहान नहीं होना चाहिए। इसके बावजूद सरकार अड़ी हुई है, तो क्यों अड़ी हुई है? 1 साल बर्बाद हो जाए, ये सवाल है। मध्य प्रदेश का एक किस्सा है। एक पिता अपनी बेटी को साइकिल पर बैठाकर 105 किलोमीटर ले गए इम्तहान दिलवाने के लिए। साथ में 3 दिन का खाना पानी पैक किया, क्योंकि इस क्वारंटीन की अवस्था में आप और कहीं खा नहीं सकते हैं, कहीं खाने को आपको मिलेगा नहीं।
क्या आप चाहते हैं पूरे भारत में ये हाल हो, लोग इस अंदाज में निकलते हुए दिखाई पड़े? और इस वक्त जो बच्चे हैं और जो उनके माँ बाप हैं, उनके आसपास का समाज है, वो कोरोना को लेकर इतने दिमागी तनाव से पहले ही जूझ रहा है, उनको एक नया तनाव क्यों दिया जा रहा है, ये समझ से परे है। 1 साल बर्बाद होने का सवाल है तो इस देश में कई इलाकों में कई लोगों के कई साल बर्बाद हुए हैं, राजनीतिक आंदोलनों के चलते हुए हैं। जिस जयप्रकाश आंदोलन का बहुत जिक्र होता है, बहुत नाम लिया जाता है, दूसरी आज़ादी जिसकी परिणति को कहा जा रहा था, उसके दौरान कितने लोगों के सेशन बर्बाद हुए हैं, उसका हिसाब ले लीजिए। असम आंदोलन कई साल चला, वहाँ छात्रों ने पढ़ाई नहीं की। क्या उन इलाकों में लोगों का भविष्य नहीं बना? क्या उन इलाकों के लोगों का भविष्य बर्बाद हो गया? ये सवाल है। दूसरा सवाल यह है, इस वक्त कोरोना का संकट चल रहा है, तमाम लोगों की नौकरियां जा रही हैं, जो नौकरी में हैं वो निकाले जा रहे हैं, जो इंजीनियरिंग कॉलेज से पास होकर निकल रहे हैं उनको नौकरी नहीं मिल रही है। ऐसे में आप बेरोजगारों की फौज और क्यों बढ़ाना चाहते हैं? किसके लिए बढ़ाना चाहते हैं? विशेषज्ञ सवाल उठाने लगे हैं कि अगर ये हाल चला तो कुछ समय बाद माँ बाप ये सोचने लगेंगे कि बच्चों की पढ़ाई पर खर्च करना है कि नहीं करना है। और इस वक्त जो बच्चे पढ़ने जाएंगे, जिनका किस्मत की बात है, जो बहुत मेहनत करेंगे, आईआईटी में एडमिशन हो जाएगा, कुछ अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन हो जाएगा जहाँ फीस कम होती है। पहला सवाल तो ये है कि एडमिशन के बाद आप करेंगे क्या? क्या वहाँ सेशन शुरू होने जा रहा है? क्या अभी वहाँ जो लोग हैं वो पढ़ रहे हैं? अगर वो नहीं हो रहा है तो फिर ये कसरत इस वक्त करने की जल्दी क्यों है? और दूसरा, इन बच्चों को उसी रोजगार के बाजार में क्यों धकेलना चाहते हैं जो पहले से ओवर क्राउडेड है, जहां लगातार ये शिकायतें आ रही हैं कि बच्चे इंजीनियर हो जाते हैं और उनको नौकरी नहीं मिलती है। इस शिक्षा पर उनके माँ बाप का पैसा खर्च करवाने की जल्दी क्यों है? सोच समझकर ठंडे दिमाग से काम क्यों नहीं करते हैं? कोरोना के बाद पूरी दुनिया नए सिरे से सारे नियम लिखने जा रही है, तो क्या पढ़ाई लिखाई के नियम नहीं बदलेंगे? और अगर बदलेंगे तो हमें उनका इंतज़ार क्यों नहीं करना चाहिए? 6 महीने के लिए सारी पढ़ाई लिखाई बंद करके, मुलतवी करके एक नई दुनिया की तैयारी एक नए अंदाज में की जाए, इसमें क्या हर्जा है सरकार? इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूं। आपसे आग्रह करूंगा एक बार फिर, अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल वन आलोक जोशी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबा दें, साथ में घंटी बजा दें ताकि आपको खबर मिल जाए जब नया वीडियो आए या जब मैं लाइव आऊँ। और इस वीडियो को शेयर भी कीजिए अपने मित्रों के साथ और इसे लाइक भी कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।